सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग कक्षा 5th की रिमझिम जो पुस्तक है उसका पहला अध्याय राख की रस्सी पढ़ेंगे और इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर राख की रस्सी। ये जो अध्याय है हमारा राख की रस्सी, इस अध्याय में तिब्बत के बारे में बताया गया। तिब्बत के जो राजा हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, उन्हीं की ये कहानी है। उस समय की जो लोक कथा है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लोक कथा यानी जो पीढ़ियों से एक पीढ़ी जो है दूसरी पीढ़ी को बताती चली जाती है, फिर दूसरी तीसरी पीढ़ी को बताती चली जाती है। जिस प्रकार एक दादाजी के समय जो घटना हुई, उन्होंने उस चीज को अपने बच्चों को बताया, फिर उन बच्चों ने अपने बच्चों को बताया। तो इस तरीके की जो कथाएं होती हैं वो कहलाती है हमारी लोक कथा। तो ये जो कहानी है, ये जो भाग दिया हुआ है यहाँ पे राख की रस्सी, तो ये चैप्टर भी एक लोक कथा पर आधारित है। और ये जो कहानी है ये है तिब्बत की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो तिब्बत स्थान है ये हमारे जो भारत का जो नक्शा है उसमें नेपाल और नेपाल के ऊपर वाला जो है वो हमारा तिब्बत जो है प्रदेश है। तिब्बत प्रदेश जो है इसको दुनिया की छत के नाम से भी हम जानते हैं। और दुनिया की छत के नाम से हम क्यों जानते हैं, तो उसका एक कारण है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं छत जो होती है मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो तिब्बत जो शहर है वो तिब्बत प्रदेश भी जो समतल मैदान होते हैं वो उससे ऊपरी वाले यानी ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा होता है वहां पर स्थित है, इसीलिए हम इसको दुनिया की छत कहते हैं। अब आप ये कहोगे कि ऊपर उठा वाला जो, अगर ये समतल मैदान है, ये ऊपर उठा वाला हिस्सा है कि मैम ये तो पहाड़ होता है। तो पहाड़ नहीं, पहाड़ के बीच में भी जो स्थान होता है यानी जो धरती से तो ऊपर उठा हुआ है वो तो ऊपर पहाड़ पे होगा तो हिल स्टेशन कहलाएगा, लेकिन ये धरती से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ स्थान है जिसको हम पठार कहते हैं। तो तिब्बत प्रदेश जो है वो पठार पर स्थित है, इसीलिए यानी जो समतल मैदान है जो हमारी पूरी धरती है इसके ऊपर ऊपरी वाले हिस्से पे है, इसीलिए हम इसको दुनिया की छत के नाम से जानते हैं। तो ये तो थी हमारे तिब्बत से रिलेटेड, तिब्बत शहर से रिलेटेड कुछ बातें। अब इस कहानी में, इस लोक कथा में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, तो वो हम अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसेन गाम्पो के मंत्री थे। तो यहाँ पर मंत्री का नाम है लोनपोगार और राजा का नाम है सोनग वसेन। ये हमारे राजा हैं और लोनपोगार इनके मंत्री हैं। अब ये जो राजा हैं ये 32 नंबर के यानी 32वें नंबर के राजा हैं ये तिब्बत के, ठीक है। और वे कौन, लोनपोगार जो मंत्री हैं वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर है। तो यहाँ पर जो मंत्री हैं लोनपोगार वो अपनी चालाकी, अब ये चालाकी यानी वो किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से करने का तरीका, हर चीज में एक सॉल्यूशन जल्दी से जो ढूंढ लेते हैं, वैसे सॉल्यूशन के लिए तो हम ये कहेंगे चालाकी यानी बहुत दिमाग लगा करके जो काम करने वाला बात है वो चालाकी। यहाँ पर उस चालाकी के बारे में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि चालाकी दो तरह की हो सकती है, एक तो अच्छे चीज के लिए और एक बुरी चीज के लिए, किसी के लिए अपना। तो यहाँ अच्छी चीज के लिए वो अपना दिमाग, किसी को भी जवाब देना हो, कोई भी काम करना हो, बहुत अच्छे से के दिमाग लगा करके वो काम करते थे। तो यहाँ मंत्री जी जो हैं किसी भी कार्य को बहुत चालाकी और हाजिर जवाबी यानी तुरंत किसी भी समस्या का समाधान तुरंत सोच लेना और उस पर अपना काम करना, तो वो होता है हाजिर। अब ये जो ज में आपको दिख रहा होगा नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता यानी जो बिंदी लगी हुई थी पैर में नीचे, उसको हम नुक्ता कहते हैं और वो उस वर्ण के उच्चारण में परिवर्तन कर देता है। तो ज की जगह हो जाएगा ज, हाजिर जवाबी, ठीक है। उसके लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिसको अंग्रेजी में हम फेमस भी कहते हैं, ठीक है। कोई उनके सामने टिकता न था, चैन से जिंदगी चल रही थी, चैन से यानी आराम से जिंदगी चल रही थी। यहाँ पर राजा हैं, उनके मंत्री हैं, मंत्री बहुत चालाक हैं, चालाक भी हैं, हाजिर जवाब भी हैं और इसके लिए बहुत फेमस भी हैं सभी जगह। तो उनकी जिंदगी बहुत आराम से चल रही है। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब वो बेटा जो है उनके लिए, अब वो छोटा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे जैसे वो बढ़ रहा था तो वो जो है
उनके लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। अब चिंता का कारण क्यों बना हुआ था? तो इसका कारण यह था कि वह बहुत भोला था। वो भोला मतलब सीधा साधा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी उसमें कोई चालाकी नहीं थी, कोई भी उसको आकर के बेवकूफ बना सकता था। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो इस बात को लेकर के लोनपोगार बहुत चिंतित थे कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, कि वो इतना सीधा साधा है, वो अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को कैसे, अपने जीवन का निर्वाह किस तरीके से करेगा। तो ये चिंता उनको सताए जा रही थी और उनकी जो चैन से आराम से जिंदगी जो बीत रही थी उसमें एक टेंशन जो है आगे उनकी बढ़ती जा रही थी। आगे देखो क्या होता है। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अब देखो, अपने बेटे को कुछ सिखाने के लिए, उसमें चालाकी लाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा, क्योंकि वैसे चालाक तो थे ही, तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि मुझे अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे, क्या ये 100 भेड़े हैं जिससे ऊन निकाली जाती हैं, जो भेड़े होती हैं उनके लिए बताया गया है, 100 भेड़े दे दी और कहा कि इन भेड़ों को लेकर के तुम कहाँ जाओ, शहर चले जाओ। इन 100 भेड़ों को लेकर के जब तुम शहर जाओगे तो ना तो तुम्हें इन्हें मारना है और ना ही इन्हें बेचना है। इनको मारे और बेचे बिना तुम्हें 100 जौ के बोरे साथ में लेकर के आना है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, पैसे भी नहीं दिए कि पैसे दिए हो और पैसे के बदले लेकर के आना हो, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा, तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। अब क्या होता है देखो, बेटा जो है शहर की ओर चल दिया। आगे क्या होता है, लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब वो शहर चला तो गया, पिताजी ने कहा कि बेटे जाओ, तो वो शहर चला गया, लेकिन जो के बोरे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। फिर आगे क्या होता है देखो, वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। अब वो बैठा हुआ है, सोच रहा है मैं क्या करूं, कैसे जौ के बोरे लूं। तो ऐसे वो सड़क के किनारे पर जाकर के बैठा है और सोच रहा है, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। इतनी देर में क्या होता है, एक लड़की आती है और उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और वो, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो लड़की उसको जब दुखी परेशान देखती है तो लड़की कहती है कि क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो? उस लड़की ने उससे पूछा तो वो क्या कहता है, क्या बात है तुम इतना दुखी क्यों हो? तो कहता है, लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोनपोगार का जो बेटा था, यह नाम नहीं दिया हुआ है, उसने कहा कि भाई मेरे पिताजी ने इस तरीके से मुझे भेड़े तो दी है, मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, और उसके साथ 100 जौ के बोरे भी ले जाने, ना ही पैसे दिए। अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने पूरी बात जो है उस लड़की को बता दी। वो लड़की इसकी कोई पहचान की नहीं थी, बस ऐसे ही कोई रास्ते से जो गुजरता है वैसे वो भी गुजर रही थी। अब गुजरते गुजरते उसने देखा अब कोई बेचारा दुखी है, तो उसने पूछ लिया, उसने भी पूरी बात बता दी। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, लड़की उसको कहती है, इसमें इतनी कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। लड़की ने कहा कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं इस समस्या को का समाधान तुम्हें बता देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। लड़की ने क्या दिमाग लगाया, लड़की ने दिमाग लगाया कि भेड़ों के ऊपर जो बाल आए हुए थे, उन बालों से क्या होता है, स्वेटर, ऊन बनती है और ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं। तो यहाँ पर उसने बाल उतार दिए और उनको बेच दिया। बाजार में अच्छे खासी रेट में बिकते हैं। जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब वो आराम से बहुत जो है वही उसकी समस्या का समाधान हो गया और वो घर जा रहा है। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे कि मेरा बेटा, वो मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे कि मुझे जो काम दिया है वो मैं पूरा करके आ रहा हूँ, तो पिताजी इसमें बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आप बीती यानी स्वयं पर बीतना, स्वयं पर जो घटित हुआ उसको कहते हम आप बीती।
मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पिताजी ने जैसे ही देखा उसको आते हुए, उसने सोच भाई तो दोनों चीजें ले आया, और उस पर जो घटना घटित हुई इस पर पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। भाई वो तो उठ करके वहां से जैसे वो बेटा आया उसने बता दिया, पिताजी ऐसे ऐसे ये मैं ले आया हूँ और ऐसे ऐसे सारी चीजें हुई हैं। तो उनको तो गुस्सा आया और वो वहां से उठ करके चले गए। अगले दिन आकर के कहते हैं कि तुमने जो काम किया है, भेड़ों के बाल उतार करके बेचे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब आगे कहते हैं कि अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। अब क्या करो, इन भेड़ों को वापस से ले जाओ और जाकर के क्या करना, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना वापस। अब बाल तो उतार ही लिए, बचा क्या, अब इनको वापस लेके जाओ और अब वापस 100 जो के बोरे लेकर के आओ। अब क्या होता है देखो, एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। अब बेटे को क्या लगा कि जहां मैं बैठा था पहले तो समस्या का समाधान निकल गया था, तो वापस वहीं जाकर के वो बैठ जाता है। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और उस समय समस्या जो उसके सामने थी तो उसको उसकी पता नहीं टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में उसके मन में ये चल रहा था, मन में विश्वास था उसको कि वो लड़की वापस से आएगी मेरी मदद करने के लिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। वापस से वही हुआ, लड़की दोबारा आती है जैसा वो मन में सोच रहा था, और वापस से वो बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे पिताजी ने ऐसे ऐसे बोला है और मुझे वापस बोल दिया कि ये वापस ले जाओ भेड़ों को और 100 जो के बोरे लेकर के आओ। अब तो बिना जो के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली कि वापस से नहीं घुसने देंगे, अब तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो नहीं लेकर के जाता हूं तो वो सोच करके बोलती है, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। पहले बाल काटे थे, अब उसे उसके जो सींग होते ना वो काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। वापस से उसने क्या करा, उसको बोला कि ये ले, ये 100 जो के बोरे पकड़ और वापस अपने पिताजी को कह देना कि ये हैं पिताजी। भेड़ें और जो के बोरे पिता के हवाले करते हुए, हवाले यानी उनको देते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था कि मैंने अब जो है कर दिखाया है। उसने विजयी भाव से, विजयी यानी जीत करके आने के भाव से सारी कहानी कह सुनाई। पिताजी को बता दिया ऐसा ऐसा हुआ है। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब पिताजी ने जब उस लड़की के बारे में सुना, पिताजी को पता था कि मेरे बेटे में तो इतना दिमाग ही नहीं है, वो ये चीज कर ही नहीं सकता, तो वो अपनी बेटे से पूरी बात पूछते। बेटा भी उनको पूरी बात बताता है। तब पिताजी कहते हैं कि उस लड़की से जाकर के कहो कि वो मुझे 9 हाथ लंबी, एक हाथ इस तरीके से तो ऐसे नापते हुए 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना करके दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब बेटा क्या करता है, जाता है और उस लड़की से जाकर के कहता है कि भाई मेरे पिताजी ने कहा है कि आपको क्या करना है, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनानी है। अब वही चीज जाकर के जैसे वो उस लड़की से कहता है तो लड़की ने एक शर्त रखी। लड़की ने कहा ठीक है मैं बना दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। कि राख की रस्सी की बनाऊंगी मैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी को गले में पहननी पड़ेगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है कि राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती, तो इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उस बेटे ने भी जाकर के कहा पिताजी लड़की बनाने के लिए तैयार है राख की रस्सी, लेकिन आपको उसको पहनना पड़ेगा। उसने कहा है, तो उसने कहा बनेगी नहीं तो पहनने की कहाँ जरूरत आएगी, ठीक है उसकी शर्त मेरे को मंजूर है, तो जाकर के उस लड़की को बोल दे। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर और रख कर के उसे जला दिया। पत्थर की जो सिल होती है यानी जो पत्थर होता है प्लेन, उसके ऊपर 9 हाथ लंबी रस्सी ली है और रस्सी को लेकर के उसको ऐसे
रख करके, यानी हम घुमा करके, इतनी लंबी सिल तो हम नहीं ले सकते क्योंकि उसको उठाना ही बहुत मुश्किल हो जाता उस लड़की के लिए। तो उसने क्या करा, इतनी बड़ी सिल यानी पत्थर लिया और उस पत्थर पर वो जो रस्सी है उसको ऐसे घुमा करके जमा दिया और उसको क्या कर दिया, रस्सी को जला दिया। मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अब वो जब रस्सी जली तो जिस आकार में उसने रस्सी रखी थी उसी आकार में राख जो है बन गई, वैसी की वैसी आकृति बन गई राख की। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। अब राख, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे हम कंडे वगैरह भी जलाते हैं तो वो जो जल करके जो भाग निकलता है, चाहे रस्सी को जलाओ कागज को जलाओ, तो वो कहलाती है हमारी राख। अब वो रस्सी को जलाने पर जो राख थी उसको उठाना तो बहुत नामुमकिन था, तो इसीलिए उसने क्या करा, वो जिस पत्थर पे उसने रख करके जलाया था उस पत्थर को लेकर के ही वो लोनपोगार के सामने चली गई, उसके पास चली गई और उसे पहनने के लिए कहा। सिल समेत जाकर के कहती है कि सर इसको पहन लीजिए। लोनपोगार रस्सी देख करके चकित रह गया, उसको बहुत आश्चर्य हुआ, कह रहे इसने तो मैंने जो कहा था करके दिखा दिया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल है। वो ये चीज जानते थे कि भाई मैं इसको पहनूंगा, मैंने पहनने के लिए कहा है, हाँ करी है, तो मैं इसको पहनूंगा कैसे, इसको तो उठा ही नहीं सकता, तो पहनूंगा कहाँ से, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई यानी वैसे के वैसे ही रह गई। उसकी चालाकी के सामने, लड़की की चालाकी के सामने लोनपोगार की चालाकी काम नहीं आई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, क्योंकि उसको पता था कि मेरा बेटा समझदार नहीं है, भोला भाला है, सीधा है, तो वो अपने जो है अपने आगे के जीवन को कैसे निर्वाह करेगा। तो उसको लगा ये लड़की जो है इसका साथ देगी तो इनका जीवन निर्वाह बहुत अच्छे से हो जाएगा। यानी उसका परीक्षण किया था उसने लड़की का और उस परीक्षा में वो पास भी हुई, तो उसने कह दिया कि भाई क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। लड़की ने भी हाँ कर दिया। तो क्या होता है, धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, दोनों की शादी वो कर देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था राख की रस्सी। इसमें कुछ प्रश्न हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। देखो ये प्रस्ताव चित्र में भी ऐसा दिया हुआ है। फिर आगे प्रश्न है भोला भाला, उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। अब इससे संबंधित दो प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। वो अपने बच्चे जो उनका बेटा है उसके सीधेपन से जो है चिंतित रहते थे कि ये बहुत भोला भाला है, आगे भविष्य में इसका जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो वो इन्हीं चीजों को कि अगर मेरे बाद इसका क्या होगा, ये चीज सोच करके वो बहुत परेशान होते थे। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह अगर होते तो क्या उपाय करते। कह रहे हैं कि जो लोनपोगार ने जो उपाय किया, अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते। हम भी क्या करते, अपने बेटे को समझाते, समझदारी से उसको आगे जीवन निर्वाह करना सिखाते ताकि वो अपने जीवन को आराम से बिता सके। ठीक है, ये है। अगला है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो इसमें पहला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था क्योंकि शहर में कई तरह के लोग होते हैं, ताकि वो समझदारी जो है, समझदारी से समझदारी सीख सके, उसका दिमागी विकास हो सके और लोगों को समझ करके उनसे किस तरीके से व्यवहार करना है वो इन चीजों को समझ ले। इसीलिए उन्होंने शहर अपने बेटे को भेजा था। उसने, दूसरा प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। सॉरी, इसमें पहले में तो हम ये करेंगे मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो मंत्री ने अपने बेटे को भेड़े दे करके भेड़ों के बदले नहीं, भेड़ों के साथ जो है 100 जौ के बोरे लाने के लिए भेजा था। अब जो दूसरा प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तो शहर में, क्योंकि शहर में दुनिया के सभी तरह के लोग होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जिसका सामना व्यक्ति को करना, वहां जाकर के वो उन चीजों का सामना करना सीखता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने शहर इसीलिए भेजा क्योंकि उनका बेटा जो है बहुत सीधा साधा था कि वो सभी लोगों के साथ बैठ करके उनकी चीजों को समझे, उनके दिमाग को समझे और उनके साथ वैसा व्यवहार कर सके, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा था।
अगला है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो, यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल प्रश्न है, तो ये तो आप लोग खुद करें। अगला देखते हैं, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून करके भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों के नाम पता करो। तो देखो, गेहूं और जौ तो यहाँ पे दिया हुआ ही है। गेहूं के साथ हम लिख सकते हैं ज्वार, जो भी हमारे काम आती है, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का और चावल भी हमारे काम आते हैं खाने की। तो ये हमारे खाने की चीजें हैं। फिर है, गेहूं और अनाज होते हैं, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसीलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। अब हमें देखना है, लेह जो है हमारा, लेह क्या है, लेह एक किसी झील का नाम है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लेह हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक। धातु जो है, पर्टिकुलर किसी धातु का नाम नहीं दिया है, तो जातिवाचक। शेरवानी जो है, शेरवानी भी अलग अलग तरीके की होती है, तो जातिवाचक में हम लेंगे। भोजन, भोजन में भी अलग अलग प्रकार का भोजन होता है, तो ये भी जातिवाचक में। तांबा जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक, क्योंकि पर्टिकुलर एक धातु दे रखी है। खिचड़ी जो है ये भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, तो खिचड़ी भी हम वैसे तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि चावल और दाल का ही प्रयोग करते हैं, तो खिचड़ी को हम व्यक्तिवाचक में ले सकते हैं। शहर जो है ये हमारा जातिवाचक है, क्योंकि किसी एक शहर का नाम नहीं दिया हुआ है। वेशभूषा ये भी हमारा जातिवाचक है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हुआ। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच करके लिखना है, तो ये भी हमारा प्रैक्टिकल प्रश्न है। तो अगला है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दैला, तुम्हें भी यही करना होगा। तो अब ये प्रश्न हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।